नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले ताकतवर सिस्टम के बारे में और साथ ही अगले 3 दिनों के दौरान देश में कैसा मौसम रहने वाला है, इन सभी पर होगी हमारी नज़र। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी एक बार फिर सक्रिय हो चुकी है और आने वाले दिनों में आपको एक नया साइक्लोन देखने को मिल सकता है। पर लेकिन वो साइक्लोन कितना प्रभावी होगा और उसकी क्या ट्रैक रहेगा, साथ ही उसकी इंटेंसिटी के बारे में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 29 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव प्रभावी हो जाएगा और गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र या डिप्रेशन के रूप में बदल जाएगा। ये जो आप गहरा डॉट यहाँ पर देख रहे हो, यही वो सिस्टम है जो लगातार प्रभावी हो रहा है। हम आपको बता दें कि जब भी कोई सिस्टम, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर, इन दोनों ही समुद्रों में बनता है, तो उस सिस्टम को ताकतवर होने के लिए यानी साइक्लोन के रूप में बदलने के लिए जो ज़रूरी पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं समुद्र की सतह का तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और साथ ही अपर लेवल पर जो हवाएं चलती है वो भी कम ही रहनी चाहिए। और अगर ये सभी पैरामीटर्स बिल्कुल सही होते हैं तो बंगाल की खाड़ी में जब भी कोई लो प्रेशर एरिया या फिर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र डेवलप होगा तो वो लगातार प्रभावी होता रहेगा और उसके बाद निम्न दबाव का क्षेत्र, फिर गहरा निम्न दबाव, उसके बाद डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन और आखिर में वो साइक्लोन के कैटेगरी में पहुंच जाता है। 2 दिसंबर के आसपास ये सिस्टम काफ़ी प्रभावी हो जाएगा और साइक्लोन के रूप में बदल जाएगा और ये जितना समुद्र के अंदर रहेगा, क्योंकि ये समुद्र में काफ़ी अंदर की तरफ डेवलप हुआ है, तो इसकी वजह से इसका जो समुद्री सफ़र रहेगा वो काफ़ी लंबा होगा, जिसकी वजह से इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। शुरुआत में सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके बाद इसके फिर से रिकर्व करके वापस बंगाल की खाड़ी में आने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सीधे तौर पर लैंडफॉल नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये जो पूर्वी तटीय हिस्सा आता है, इन भागों पर समुद्र के तटों के पैरेलल इसके आगे बढ़ने की संभावना है। उसके बाद फिर ये बांग्लादेश और जो पूर्वोत्तर भारत का दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों की तरफ इसके लैंडफॉल होने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। अगर ये सिस्टम सीधे तौर पर इस दिशा में ना जाकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्सों पर पहुंचता तो इसकी वजह से न सिर्फ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बल्कि बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक इसकी वजह से काफ़ी व्यापक बारिश देखने को मिलती। विंड एनिमेशन मैप से देखते हैं कि इस सिस्टम में जो हवाएं चलेंगी उनकी क्या इंटेंसिटी हो सकती है और कितनी रफ्तार से हवाएं कहर मचा सकती है। विंड एनिमेशन मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है, यही वो साइक्लोन है जो लगातार एनर्जी एकत्रित कर रहा है और लगातार प्रभावी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं वे लगातार इस सिस्टम को भरने के लिए आ रही है, क्योंकि जब भी कोई निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है तो आसपास की जो हवाएं होती है उस निम्न दबाव का क्षेत्र को भरने के लिए आने लगती है। पर लेकिन जैसे ही वे हवाएं इसके अंदर प्रवेश करती है तो वह भी ऊपर की तरफ उठने लगती है, जिसकी वजह से लगातार प्रभावी ये सिस्टम होता जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 2 दिसंबर के आसपास इस साइक्लोन के काफ़ी प्रभावशील होने की संभावना है और इसके अंदर जो हवाओं की गति रहेंगी वे लगभग 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना दिखाई दे रही है। पर लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लगातार और अधिक प्रभावी हो रहा है, जिसकी वजह से इसके एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बदलने की भी पूरी संभावना है। अगर हम ECMF का मॉडल देखते हैं तो इस साइक्लोन की दिशा में और GFS मॉडल के साइक्लोन की दिशा में इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो ECMF का मॉडल है वो उसके ट्रैक को थोड़ा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ शो कर रहा है, पर लेकिन GFS का मॉडल इसके ट्रैक को बांग्लादेश और जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है इन भागों की तरफ ही शो कर रहा है। पर लेकिन हम जैसे जैसे समय में और आगे की तरफ जाएंगे तो इन दोनों मॉडल्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो लगातार चेंज होगा और दोनों मॉडल का जो ट्रैक रहेगा उसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हो सकता है। इसके बाद हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं और रेनफॉल एक्यूमुलेशन देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये सिस्टम डेवलप होगा अंडमान सागर के पास, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी दर्ज की जाएगी।
जैसे जैसे वो साइक्लोन आगे की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा तो मॉइस्चर भी उसी के साथ आगे की तरफ जाएगा और बारिश की गतिविधियाँ भी उसी साइक्लोन की वजह से इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जब साइक्लोन लैंडफॉल करेगा तो लैंडफॉल के तुरंत बाद उसे समुद्र से एनर्जी मिलना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो लगातार कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। पर लेकिन भले ही लैंडफॉल के बाद ये कमज़ोर हो जाए, पर फिर भी इसकी वजह से ना सिर्फ बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से में बल्कि पूर्वोत्तर भारत के भी कई इलाकों पर आपको मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले 3 दिनों के मौसम पर नज़र डालते हैं। 20 नवंबर के मौसम पर नज़र डालें तो एक कमज़ोर WD उत्तर भारत पर पहुंचेगा, पर लेकिन ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों पर भारी बर्फबारी हो और मैदानों पर बारिश हो। पर लेकिन गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों पर गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर मॉइस्चर की मात्रा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से 26 नवंबर को यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। इसी के साथ एक ट्रफ लाइन है जो इस समय मुंबई से लेकर केरल तक बनी हुई है। इस ट्रफ लाइन के प्रभाव से जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से पहुंच रही है, जिसकी वजह से मुंबई सहित गोवा, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर बारिश देखने को मिलेगी। बारिश की गतिविधियां मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी हो सकती है। एक एंटी साइक्लोन है जो इस समय छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बना हुआ है। इसके प्रभाव की वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत पर पहुंचे तो यहाँ पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, उसकी संभावना भी बेहद ही कम रहेगी। अंत में अंडमान सागर पर आए तो अंडमान सागर पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो इस समय इस जगह बना हुआ है। हालांकि सिस्टम अभी काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव अंडमान सागर पर देखने को नहीं मिलने वाला, पर लेकिन फिर भी वहाँ पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 27 नवंबर को WD जम्मू कश्मीर पर थोड़ा और आगे की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी दिखाई देगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो गुजरात के पूर्वी हिस्से और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर बन जाएगा और इसी के प्रभाव की वजह से एक ट्रफ लाइन रहेगी जो यहाँ से लेकर केरल तक बनेगी। साथ ही उत्तर में WD रहेगा। इन तीनों सिस्टमों के इंटरेक्शन की वजह से गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई सहित इन सभी भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। बारिश के साथ इन भागों पर 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा रहेगा, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसी के प्रभाव की वजह से उत्तर भारत पर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर हवाओं की दिशा बदल जाएगी और यहाँ पर बादल छा जाएंगे और हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर बारिश हो जाए। एक एंटी साइक्लोन है जो पश्चिम बंगाल के हिस्सों पर बन जाएगा, जिसकी वजह से बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना रहेगी। इसी एंटी साइक्लोन की वजह से पूर्वोत्तर भारत पर भी मौसम बिल्कुल साफ ही बना रहेगा। अंत में दक्षिण भारत पर आए तो दक्षिण भारत पर तमिलनाडु पर कई स्थानों पर, जबकि केरल पर कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। अंडमान सागर पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र प्रभावी हो जाएगा और निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बदल जाएगा। ये सिस्टम धीरे धीरे और अधिक प्रभावी होगा और आने वाले दिनों में ये साइक्लोन के रूप में बदल सकता है। इसके प्रभाव की वजह से 27 नवंबर को अंडमान सागर पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी और यहाँ कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश शुरू हो जाएगी। इसके बाद और आगे बढ़े और 28 नवंबर के मौसम को देखें। 28 नवंबर को जम्मू कश्मीर पर बना WD थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा और इसके पूर्वी हिस्सों पर पहुंच जाएगा। इस WD के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं मैदानी हिस्सों पर दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इसके बाद मध्य भारत पर आए तो गुजरात पर बने चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कमज़ोर हो जाएगा, पर लेकिन फिर भी इसकी वजह से गुजरात के पश्चिमी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन पूर्वी हिस्सों पर जो मध्य प्रदेश से सटे हुए आते हैं इन भागों पर कुछ बारिश हो सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश 28 नवंबर को भी जारी रहेगी। पूर्वी भारत पर आए तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल पर मौसम साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है।
पूर्वोत्तर भारत पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अंडमान सागर पर पहुंचे तो यहाँ बने इस निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से अंडमान सागर पर कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और आने वाले दिनों में ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और लगातार प्रभावी होते हुए साइक्लोन के रूप में बदल जाएगा। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अंत में दक्षिण भारत पर आए तो दक्षिण भारत पर तमिलनाडु पर कई स्थानों पर और केरल पर भी कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए